Welcome back students, this is Dr. Anubha Sharma and today we are going to discuss about the cell reproduction. It is a part of your second unit, cell as a unit of life. So let's begin. Yes. So what is cell reproduction? First, we should understand about the cell division. Cell division क्या होती है? ठीक है. So cell division is a process by which a cell divide to form two new cells. और उन न्यू सेल्स को हम क्या टर्म बोलते हैं? दिस इज वी कैन कॉल इट डॉटर सेल्स. सो सेल डिवीजन जो है वो वी कैन क्लासिफाई सेल डिवीजन इनटू टू डिफरेंट कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म. लाइक अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो यहां पर होता है बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन जिसमें कि सेल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके अपने कंपोनेंट्स को दो सेल्स में, दो छोटे सेल्स में डिवाइड कर लेती है. सो डिवीजन फॉर्म टू न्यू आइडेंटिकल सेल्स. जो सेल्स डॉटर सेल्स बनेंगी वो टोटली एक दूसरे से आइडेंटिकल होती हैं. ठीक है, तो ये किसमें होता है? प्रोकैरियोट्स में. सेकेंडली, इन योर यूकैरियोट्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म नोन एज माइटोसिस एंड मियोसिस अकर. क्या है? माइटोसिस एंड मियोसिस. माइटोसिस कब होगा? जब सेल और योर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करनी है, जब किसी सेल को या ऑर्गेनिज्म को, या उसको रिप्लेसमेंट करना है या रिपेयर करना है किसी भी डैमेज सेल को, तो उस सिचुएशन में जो यूकैरियोट्स में टाइप ऑफ डिवीजन होगा दैट इज माइटोसिस. ठीक है. और मियोसिस कब होता है? मियोसिस होता है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें सेक्स सेल का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, जब उसमें गोनेट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, उस टाइम पर मियोसिस सेल डिवीजन होता है. राइट? ओके. सो सेल डिवीजन होता है, लेकिन व्हाई डू अ सेल नीड रिप्रोडक्शन? उसे रिप्रोडक्शन करने की जरूरत क्यों होती है? तो सबसे पहला तो ये है कि उसे ग्रोथ करना है, सेल को ग्रो करना है, टिश्यू को रिपेयर करना है, ठीक है, या टिश्यू को रिप्लेस करना है. तो इस सारी सिचुएशन में अपनी प्रोजेनी को जनरेट करना है, तो सेल रिप्रोड्यूस करती है ना. तो सबसे पहला पॉइंट है ग्रोथ. एज एन ऑर्गेनिज्म ग्रो, द नंबर ऑफ सेल एंड इट्स बॉडी इंक्रीज थ्रू सेल डिवीजन. ड्यूरिंग डेवलपमेंट, the cell is specialized and differentiate into various cell type, which is essential for the formation of tissue, organ and complex body type. ठीक है. तो जब कोई चीज ग्रो करेगी, लाइक छोटा सा प्लांट है, सीड से क्या होगा? प्लांटलेट बन रहा है, फिर वो यंग प्लांट बन रहा है, वो फुल ट्री की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. या कोई बेबी है, जब वो बिल्कुल छोटा है, 0 ईयर का है, यानी कुछ मंथ्स का है, तो क्या हो रहा है? धीरे धीरे 1 मंथ का था, 6 मंथ्स में उसने बैठना शुरू किया, 8-9 मंथ्स में जाके खड़े होना शुरू किया, उसकी हाइट भी बढ़ रही है, वेट भी बढ़ रहा है. इसका मतलब बॉडी ग्रो कर रही है. तो जब बॉडी ग्रो कर रही है तो वो कैसे ग्रो कर रही है? सेल डिवीजन हो रहा है ना. सेल डिवीजन हो रहा है तो वो ग्रो कर रही है, और फिर एक स्टेज पर आकर उसके डिफरेंट पार्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं, है ना. किसी भी सेल से स्पेशलाइज्ड सेल बन जाते हैं और पर्टिकुलर टिश्यू एक डिफरेंट काम को करता है. तो जब किसी भी बॉडी को ग्रो करना होता है, ठीक है, उस टाइम पर ग्रोथ करनी है अगर सेल को, तो सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट बॉडी सेल्स में या सेल्स के किसी भी टाइप की लिविंग सेल्स में होती ही होती है. अगर डिफरेंट काइंड ऑफ रिपेयरिंग और मेंटेनेंस है, दैट टाइम ऑल्सो सेल नीड टू रिप्रोड्यूस. ओके, सेल रिप्रोड्यूस टू रिप्लेस अ डैमेज्ड और डाइंग पार्ट और डाइंग सेल ऑफ द बॉडी. दिस प्रोसेस इज क्रूशियल फॉर टिश्यू रिपेयर एंड मेंटेनेंस. जब टिश्यू को रिपेयर करना है या उस जगह को मेंटेन करना है जहां पर वो टिश्यू था, लाइक अगर हम कोई भी इंडिविजुअल कहीं जा रहा है, एक्सीडेंटली उसे चोट लग गई है, तो चोट धीरे धीरे वहां घाव भर जाता है ना कुछ टाइम के बाद. तो वहां क्या हो रहा है? वहां पर उस इंजर्ड जो सेल्स हैं वो वहां से रिमूव होंगी और न्यू सेल्स थ्रू सेल डिवीजन, माइटोसिस के थ्रू सेल डिवीजन वहां पर आगे न्यू सेल्स रिप्लेस कर देती हैं जितने भी डैमेज्ड टिश्यू हैं उनको. तो वहां पर भी अपनी बॉडी पार्ट्स को दोबारा से बना के रखना है, उसे मेंटेन करना है. दैट टाइम ऑल्सो सेल नीड टू रिप्रोड्यूस. जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने बताया हुआ है, व्हेन यू कट योर स्किन, सेल डिवाइड एंड अलाउ न्यू सेल टू रिप्लेस द डैमेज्ड वन. ओके, हीलिंग के लिए, वुंड हीलिंग के लिए भी जरूरी होती है सेल डिवीजन. ठीक है. एंड रिप्लेसमेंट, रिपेयर किया एंड नाउ रिप्लेसमेंट.
cell in the body have a limited life span. They eventually become old and damaged. ठीक है, सेल का अपना एक लाइफ स्पान है, वो धीरे 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 अपनी एक पर्टिकुलर स्टेज पर आएगी और उसके बाद हट जाएगी. तो वहां उसकी जगह, ऐसा तो नहीं है कि कम होती जाएंगी फिर सेल्स, तो उसको रिप्लेस करने के लिए भी, उस जगह को रिप्लेस करने के लिए भी सेल को डिवाइड करना पड़ता है. ठीक है, और क्योंकि वो लेस फंक्शनल भी हो जाएगी टाइम के साथ साथ. सो सेल रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर रिप्लेसमेंट टू. ठीक है, रिप्लेसमेंट होगा तो क्या होगा, न्यू और हेल्दी सेल्स आएंगे विच हेल्पिंग टू मेंटेन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ टिश्यू और अ ऑर्गन. तो कौन कौन से काम रहे, क्यों सेल को डिवाइड करना है, फॉर ग्रोथ, फॉर टिश्यू रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट पर्पस. ओके, तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर है. ओके, यस. सो इन समरी अगर हम इन तीनों को देखें तो सेल रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ multicellular organism. It is also important for the genetic diversity, adaptation and evolution of the species. It is a fundamental biological process that underlies many aspects of the life. ठीक है, अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी चाहिए है, अडेप्टेशन चाहिए है, किसी एक अगर एडवर्स कंडीशन आ गई है और किसी भी एनिमल को, ऑर्गेनिज्म को वहाँ सर्वाइव करना है, तो वो क्या करेगा, अपने आप को मॉडिफाई करेगा. मॉडिफाई कैसे होगा, जेनेटिक लेवल पर जब चेंजेस आएंगे तभी तो मॉडिफिकेशन होगा, है ना. तो उस पर्टिकुलर एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए उसे अडेप्ट करना पड़ेगा थ्रू इवोल्यूशन. जैसे जैसे कोई चीज डेवलप हो रही है तो और जेनेटिक डाइवर्सिटी को, अगर किसी भी प्लांट स्पीशीज को, एनिमल स्पीशीज को, बैक्टीरिया को, वट एवर इट इज, उसे मेंटेन करना है तो सेल डिवीजन इज मस्ट. ओके, यस. सो व्हाट डिफरेंट काइंड ऑफ सेल डिवीजन, कितने तरीके की होती है और सेल रिप्रोड्यूस कैसे कैसे करती है, इस टॉपिक को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो फर्स्ट टाइप इज योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो पहला टाइप है, दिस इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आपको पता है, ये आप काफी पुरानी छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट्स, है ना, जिसमें कोई भी सेक्स सेल्स लाइक स्पर्म और एग सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं. उस तरीके की जो डिवीजन है दैट इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे. ठीक है, तो ये कितने तरीके की है और किस किस में होती है, बैक्टीरिया में भी हो सकती है, प्रोटिस्ट प्लांट्स किसी में भी हो सकती है. जब आपकी सेक्स सेल्स के अलावा जितने भी और सेल्स हैं, जब वो मल्टीप्लाई करके ग्रोथ करेंगी, रिप्लेसमेंट करेंगी, रिपेयर करेंगी, तो जो नॉर्मल सेल्स हैं सेक्स सेल्स के अलावा, तो उनमें जो जिस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है दैट इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो वी कैन क्लासिफाई इट. देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन, बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन. इसको हमने यूनिट 1 में भी देखा था, है ना. बाइनरी फिजन में एक जो सेल है, एक सेल जो है वो जाके धीरे धीरे, अगर ये इसका न्यूक्लियस है, जाके धीरे धीरे जब वो 2 सेल्स में इस तरीके से टूट जाती है ऑटोमेटिकली. ठीक है, या फिर बाइनरी फिजन में पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म, लाइक अगर ये कोई अगर हम इसे हम बैक्टीरिया का नाम दें, जब एक दूसरे में टूट जाएगा तब भी हम उसे बाइनरी फिजन कहते हैं. ठीक है, एक जब 2 में ऑटोमेटिकली टूट जाए. बडिंग में जैसे लाइक दिस इज हाइड्रिला. अच्छा, हाइड्रिला का एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने दिया हुआ है, वहीं देख लेते हैं. ऐसे ही फ्रेगमेंटेशन है, जब वो छोटे छोटे पीसेस में कट जाएगा. तो ये डिफरेंट टाइप के मोड ऑफ सेल रिप्रोडक्शन है, वो हमने ऑलरेडी यूनिट 1 में डिस्कस काफी डिटेल में किया हुआ है. तो इनको हम उतना डिटेल, थोड़ा सा तो हम इसे देखेंगे, लेकिन उतना डिटेल में हम अभी इस स्लाइड में नहीं देखेंगे. ओके, सो एडवांटेजेस क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की? रैपिड रिप्रोडक्शन, बहुत फास्ट होता है, एंड एबिलिटी टू कॉलोनाइज इन न्यू एनवायरमेंट वेरी क्विकली. हाउएवर इट डज नॉट प्रमोट जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सिमिलर काइंड ऑफ डॉटर सेल्स बनते हैं, जस्ट क्लोन, कार्बन कॉपी, अपनी पेरेंटल कॉपी, पेरेंट की कार्बन कॉपी जो बनेगी वो किससे बनेगी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि उसमें कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, उसमें कोई भी ऐसा मेथड नहीं हो रहा है कि न्यू कैरेक्टरिस्टिक प्रोजेनी में या ऑफस्प्रिंग में आए. ठीक है, सो इट डज नॉट प्रमोट जेनेटिक डाइवर्सिटी बिकॉज ऑफस्प्रिंग आर क्लोन्ड ऑफ द पेरेंट, which can be limit the ability to adapt changing environment. Okay, and sexual reproduction, it is a mode of reproduction in which offspring are produced by the fusion of gamete.
ये कैसे प्रोड्यूस होंगे? फ्यूजन ऑफ गैमेट, यानी कि यहाँ पर सेक्स सेल्स मीन्स स्पर्म सेल, एग सेल इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें रिप्रोडक्टिव सेल्स इन्वॉल्व होती है। ठीक है, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नॉर्मल सेल्स अदर देन सेक्स सेल्स, जिन सेल्स में डिवीजन हो रहा है वो हो रहा है एसेक्सुअल मीन से, और बिल्कुल आइडेंटिकल या क्लोन डॉटर सेल्स बन रहे हैं, जबकि सेक्सुअल सेल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट ऑर्गेनिज्म, टिपिकली वन मेल and one female, each contribute genetic material to produce genetically diverse offspring. Okay, genetically diverse offspring बनता है through sexual reproduction. So this genetic diversity is the key advantage of sexual reproduction. Sexual reproduction का जो main advantage है, this is your genetic diversity. Sexual reproduction से क्या आता है? Genetic diversity आती है, क्योंकि यहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है ना। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, कैसे जीन का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो जाता है, जब हम मियोसिस के टाइप पढ़ेंगे डिटेल में, तब इसको और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी इस मोमेंट पर जब हम जनरलाइज देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जेनेटिक डाइवर्सिटी इज द की फिनोमिना और की एडवांटेज ऑफ sexual reproduction, and it plays a significant role in the adaptation and evolution of the species. ओके, मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन, ये दो तरीके हैं। फर्टिलाइजेशन के टाइम पर किस तरीके से मियोसिस होता है और कैसे कैसे वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो हम आगे कमिंग स्लाइड्स में और डिटेल में पढ़ेंगे। राइट, तो सबसे पहले अब हम देख रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 टाइप हैं। फर्स्ट इज योर बाइनरी फिजन। दिस इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। लाइक सिंगल सेल्ड कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया है एंड प्रोटिस्ट है, अदर प्रोटिस्ट हैं। ठीक है, द सेल सिंपली डिवाइड इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल एज शोन इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर। आप देख रहे हैं, ये पूरा बैक्टीरिया था पर्पल कलर का, और ये बीच में से यहां से टूट रहा है। बाइनरी फिजन, पूरा बैक्टीरिया बीच में से जब कट हो रहा है, तो अ सिंगल सेल प्रोड्यूस 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल, बिल्कुल एक जैसी डॉटर सेल्स में जब कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है, विद द सेम जेनेटिक मटेरियल एज पेरेंट इज। पेरेंटल सेल में जितना था उतना ही जेनेटिक मटेरियल इक्वल टाइप ऑफ डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, देन वी कैन कॉल इट बाइनरी फिजन। सो द ऑर्गेनिज्म डुप्लीकेट इट्स जेनेटिक मटेरियल। जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, क्या हो सकता है? इट में बी RNA, इट में बी DNA। ठीक है, उसको डुप्लीकेट करता है एंड देन साइटोकाइनेसिस करता है। जब DNA का डिवीजन होगा तब उसे हम बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। देयर इज अ टर्म कैरियोकाइनेसिस। और फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, है ना। तो फिर साइटोकाइनेसिस होगी, और उसके बाद हर न्यू इंडिविजुअल में एक कॉपी ऑफ DNA, कार्बन कॉपी ऑफ DNA पहुंच जाएगा, और इसको प्रोसेस को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। क्या हुआ बाइनरी फिजन? व्हेन a cell divide into 2 identical daughter cell, each with the same genetic material as parent cell. This is known as binary fission. Next is your budding. Budding, it is again a form of asexual reproduction in which new organism develop as a outgrowth or a bud on the parent cell. ये देखिए हाइड्रा दिया हुआ है यहाँ पर। इस हाइड्रा में अगर हम यहाँ पर देखें तो हाइड्रा में एक धीरे से ये एक बड डेवलप होना शुरू हो जाती है, बड अराइज हुई। ठीक है, अब ये धीरे धीरे बड ग्रो हो रही है, राइट। और उसके बाद क्या होगा? ग्रो होने के बाद ये अपने और डेवलपमेंट्स लाइक इसका माउथ, टेंटिकल्स ये भी बन गए, और उसके बाद जब इसका फुल डेवलपमेंट हो गया तो यहाँ से डिटैच होकर एक अलग ऑफस्प्रिंग की तरह ये सेपरेट आउट हो गई। सो बड डिटैच फ्रॉम द न्यू हाइड्रिला, एंड दिस टाइप of reproduction, mode of reproduction of asexual reproduction is known as budding. Okay, I hope आपको क्लियर हो रहा है। This is your, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, this is your parent hydra. Okay, suddenly there is a bud arise. जब इसे रिप्रोडक्शन करना है तो बड एक डेवलप होगी, धीरे धीरे ये बड जो है वो ग्रो करेगी। ग्रो करने के बाद ये फुली डेवलपमेंट करेगी। ठीक है, और जब फुली डेवलपमेंट हो जाएगा तो ये जस्ट सेपरेट आउट हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी अपनी पेरेंटल बॉडी से। तो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज बडिंग। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉमन इन वेरियस ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग सम एनिमल, प्लांट एंड सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक yeast.
फंगस में होती है, हाइड्रा में होती है, ईस्ट में होती है, कई जो लोअर ऑर्गेनिज्म हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उनमें बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, राइट। रीजनरेशन, नेक्स्ट मोड इज रीजनरेशन, थर्ड मोड इज रीजनरेशन. Organisms performing regeneration are capable of regenerating their lost body part. This occur via mitosis only. माइटोसिस के थ्रू ही कुछ ऑर्गेनिज्म के जो लॉस्ट बॉडी पार्ट होते हैं, किसी भी रीजन से वो वहां से हट गए हैं एक्सीडेंटली, तो उस बॉडी पार्ट को दोबारा बनाने के लिए रीजनरेशन मेथड कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है. जैसे कि लिजार्ड को आपने देखा होगा, हमारे घरों में पाई जाने वाली जो लिजार्ड होती है छिपकली, वो अपनी जो टेल है उसको रीजनरेट कर लेती है वेरी क्विकली. ठीक है, अगर किसी रीजन से आपको पता है उसकी टेल वहां से कट गई है, तो दोबारा वो अपनी उसकी उस एरिया में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी दोबारा टेल को रीजनरेट कर पाए. यानी 1 सेल टू 2 सेल, 2 to 4, 4 to 6 लाइक दिस, उसका दोबारा से रीजनरेशन हो जाता है. ऐसे ही स्टारफिश इज अनदर एग्जाम्पल. दिस स्टारफिश ग्रोइंग देयर आर्म्स. ह्यूमन पार्टली रीजनरेट देयर लिवर टू. लिवर का जो कुछ पार्ट होता है ह्यूमन के अंदर भी वो रीजनरेट कर पाते हैं. सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ मेथड by which asexually some organs or some lower animals can reproduce themselves or their body parts. ठीक है, हाइड्रा प्लेनेरिया is another example. like प्लेनेरिया इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है. अगर आप प्लेनेरिया को कई टुकड़ों में काट देंगे तो क्या होगा, ये ईच जो ये टुकड़ा है, ईच ये जो पार्ट है वो अपने आप को 3 अलग अलग फुल प्लेनेरिया में, मैं ये रफ डायग्राम बना रही हूँ, आप इसे बिल्कुल फेयर ना समझें, इस तरीके से रीजनरेट कर लेता है. ठीक है, सो दिस इज अनदर मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन. आई होप आपको ये तीनों मोड क्लियर हो गए हैं. ओके, नाउ कम टू द सेल साइकिल पार्ट. व्हाट इज सेल साइकिल? ओके, द सेल इंक्रीज इन साइज ड्यू टू ग्रोथ. ठीक है, ग्रोथ होगी तो सेल भी इंक्रीज करती है अपनी साइज में. एंड इट इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सेल तो होगी ही, और उसके बाद उसके अंदर ग्रोथ भी होगी, है ना. तो द सेल डिवीजन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. सेल डिवीजन होगा और इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट इज अ डायनामिक प्रोसेस टू. इट इन्वॉल्व 3 डिफरेंट स्टेजेस. फर्स्ट, सेल डिवीजन के क्या क्या स्टेप्स हैं या सेल साइकिल की क्या क्या स्टेप्स हैं? डीएनए रेप्लिकेशन. सबसे पहले जब उसे एक सेल से 2 सेल में कन्वर्ट होना है सेल साइकिल में, तो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा सबसे पहले. उसके बाद डीएनए जहां प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस, ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो उसका जब वो डुप्लीकेट हो गया तो उसका न्यूक्लियर डिवीजन होगा, दैट इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस. एंड देन जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया उसके बाद जो हमारे आसपास जो प्रेजेंट है क्या है, साइटोप्लाज्म, जहां ऑर्गेनेलीज रहते हैं, या लोअर यूनिसेलुलर की बात करें तो नहीं रहते हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म में एसेंशियल सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वहां पर उसका डिवीजन हो जाएगा साइटोप्लाज्म का. सो डीएनए रेप्लिकेशन फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप योर न्यूक्लियर डिवीजन, थर्ड स्टेप cytoplasmic division. There are 3 important steps occur in mitotic division or in cell cycle. The cell division is of 2 type. 2 type कौन सा है? Based on the number of genome present into the daughter cell in comparison to the dividing parents. First is mitosis, another one is meiosis. Cell cycle stages. Every cell having the capability to divide passes through a regular cycle of changes known as cell cycle. A cell starts its cycle in a diploid condition. जब वो 2n कंडीशन में होती है, n is the number of chromosomes. जब 2n कंडीशन में होती है तब सेल साइकिल स्टार्ट होती है. The cell cycle consists of 2 different stages. जो एक लंबा और अनडिवाइडिंग स्टेज है, it is known as I phase और interphase. Okay? अदर देन माइटोटिक डिवीजन, एम फेज के अलावा जो और पूरा पार्ट है दैट इज नोन एज आई फेज और अनडिवाइडिंग फेज और इंटरफेज. एंड अ शॉर्ट डिवाइडिंग स्टेज इज नोन एज माइटोटिक फेज और एम फेज. ठीक है, तो जो सेल डिवीजन का पार्ट है, डिवीजन होगा कम टाइम में, बाकी जो उसकी तैयारी है, सेल को तैयार करना है डिवीजन के लिए, वो जो पार्ट है दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस. एंड इस टाइम पर अनडिवाइडिंग सेल स्टेज होती है, बस ग्रोथ हो रही होती है या डुप्लीकेशन हो रहा होता है, तैयारी हो रही होती है फॉर डिवीजन. ठीक है, सो आई फेज एंड
M phase. Okay. So यहाँ इस डायग्राम में हम आराम से देख सकते हैं कौन कौन सी स्टेजेस है. सबसे पहले डिस्कस होगा इंटरफेज. इंटरफेज क्या है? यहाँ से शुरू होके इंटरफेज आपका पूरा यहाँ तक चल रहा है ना. इंटरफेज पूरा चल रहा है ना. देखिए यहाँ पर भी इंटरफेज लिखा हुआ है, यहाँ भी इंटरफेज लिखा हुआ है, यहाँ भी इंटरफेज हुआ है. और ये येलो में क्या है? दिस इज डिवाइडिंग फेज और माइटोटिक फेज, एम फेज. ठीक है. सो द टाइम बिटवीन द एंड ऑफ टीलोफेज, यहाँ पर डिवीजन हुआ तो यहाँ पर एंड हो रहा होगा. सो टाइम बिटवीन द एंड ऑफ टीलोफेज एंड द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट एम फेज. राइट. बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट एम फेज. एम फेज यहाँ पर शुरू होगा. उसके बीच का जो टोटल टाइम है मीन्स G1 प्लस S प्लस G2, दिस इज नोन एज, कलेक्टिवली नोन एज इंटरफेज. इस पूरे को हम इंटरफेज कहते हैं. ठीक है. सो टाइम बिटवीन द एंड ऑफ टीलोफेज and beginning of next M phase is called interphase. It is a long stage that lasts for 10 to 30 hours. कितना टाइम लगता है? 10 to 30 hours. ये टाइम आपको याद रहना चाहिए. During this phase, the cell grow by synthesizing biological molecules like lipid, protein, carbohydrate and nucleic acid. उसको अपने आप को तैयार करना है ना रिवीजन के लिए, तो तैयारी करनी पड़ेगी. 1 से 2 होने हैं, डबलिंग होनी है चीजों की, तो वो सिंथेसाइज करेगी क्या? जितने भी बायोलॉजिकल या बायोमोलिक्यूल एसेंशियल हैं फॉर द ग्रोथ और फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल. सो लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट. इंटरफेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब कैटेगरी: G1 फेज, सिंथेटिक फेज और S फेज, एंड सेकेंड गैप और G2 फेज. G1, सिंथेटिक फेज और S फेज एंड G2 फेज. इन तीनों में सेल को डिवाइड किया गया है, इंटरफेज को डिवाइड किया गया है. ओके ओके. सो फर्स्ट इज योर G1 फेज, द गैप बिटवीन प्रीवियस माइटोसिस एंड बिगिनिंग ऑफ डीएनए सिंथेसिस. देखिए यहाँ पर डीएनए सिंथेसिस बिगिन हो जाएगी और यहाँ पर माइटोसिस खत्म हो रही है. ठीक है. जो प्रीवियस माइटोसिस साइकिल थी वो, और डीएनए सिंथेसिस से पहले का ये जो पार्ट है, दिस इज नोन एज G1 फेज. इसको क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? G1 phase, right? So the gap between previous mitosis and beginning of DNA synthesis is represented by G1 phase. In this stage, initial growth of newly formed cell takes place. Okay? इनिशियल ग्रोथ होती है, जो नई नई माइटोसिस के थ्रू सेल बनी है उसकी ग्रोथ होती है. और उस ग्रोथ में क्या होगा? वेरियस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, including some non-strong protein, RNA, are synthesized in this particular phase. Normal metabolism is carried out for the preparation of DNA replication that is takes place next to it. ठीक है. तो इसमें नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होती है एंड डीएनए सिंथेसिस डज नॉट अकर इन दिस फेज. यहाँ पर डीएनए सिंथेसिस नहीं होती है. ठीक है. तो यहाँ पर क्या क्या हो रहा है G1 फेज में? जितने भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, सम नॉन स्टोन प्रोटीन, RNA, इन सब की सिंथेसिस हो रही है, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो रही है. ये सारा का सारा, यानी कि जो माइटोटिक डिवीजन से यहाँ से जो सेल बनी थी उसकी ग्रोथ यहाँ पर हो रही है. इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेल ग्रोथ. ठीक है. तो G1 में क्या होता है? सेल ग्रोथ होती है. राइट. ओके. एंड नेक्स्ट फेज इज S फेज. नेक्स्ट फेज का क्या नाम है? S फेज. ये देखिए S फेज लिखा हुआ है, इंटरफेज का सेकेंड टाइप, सब डिवीजन जो है S फेज. यहाँ पर क्या होगा? डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, duplication of each chromosome takes place in this particular stage. ठीक है. तो new DNA molecule on the template existing DNA molecule replication occur in this particular phase. Replication होता है DNA का during S phase. Okay. Synthesis of histone protein and their mRNA, some non-histone protein, formation of new nucleosomes also occur in S phase. तो histone protein भी यहाँ पर बनेगा, डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, उसका आरएनए बनेगा, सम नॉन स्टोन प्रोटीन भी बनेगा. वो सारा का सारा जो काम है वो एस फेज में किया जाता है. और एस फेज का टोटल जो टाइम है वो 8 आवर्स में ये कंप्लीट होता है, 6 to 8 आवर. दिस टाइम फ्रेम आपको याद होना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये याद होना चाहिए कि एस फेज से पहले का फेज क्या था, एस फेज के बाद का फेज क्या था, और इस एस फेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट काम होता है. डीएनए डुप्लीकेशन है. With DNA duplication, synthesis of histone and non-histone protein also occur in this particular phase, and the time duration for this phase is 6 to 8 hours. Okay, I hope all these concepts are clear. Yeah.
So next, after S cycle, there is S phase. There is another phase known as G2 phase. G2 phase is the gap between DNA synthesis and nuclear division. ये जो G2 है ये किस किस के बीच में है? S phase and nuclear division, है ना? तो इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है G2 phase is the gap between DNA synthesis and nuclear division. RNA transcription and protein synthesis occur during this particular phase. यहाँ पर क्या हो रहा है? RNA ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ठीक है? RNA ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है. यहाँ पर सेल ने ग्रो किया, जो सेल यहाँ बनी थी प्रीवियस उसने ग्रो किया, उसके इसेंशियल बायोमोलिक्यूल्स बनाए जितने भी थे, मेटाबॉलिज्म किया, फिर तैयारी शुरू हुई, डीएनए की सिंथेसिस होगी, डुप्लीकेशन हो गया, हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन बने. जब डीएनए हो गया तो फिर अब आरएनए का होगा, है ना? तो आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा, प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगी. तो ये सारा काम कहाँ होगा? इन G2 फेज. फर्दर ग्रोथ ऑफ द सेल एंड प्रिपरेशन फॉर इट्स डिवीजन टेक्स प्लेस इन द पर्टिकुलर स्टेज. जब ये सारा का सारा सिंथेसाइज हो जाएगा, उसके बाद अगली ग्रोथ के लिए, अगले डिवीजन के लिए सेल को ग्रो किया जाएगा और उसको प्रिपेयर किया जाएगा फॉर सेल डिवीजन ड्यूरिंग दिस फेज, ठीक है? सो ड्यूरिंग दिस फेज द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली सच एज सेंट्रियोल, mitochondria, Golgi complex are doubled. Protein for spindle fiber and esters are synthesized and active metabolism store energy for the next mitosis. ठीक है? तो इस स्टेज में क्या होगा? सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जितने भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज थे वो यहाँ पर डबलिंग हो जाती है, क्योंकि एक सेल से 2 सेल्स बनने हैं ना, तो हर एक को पार्ट भी देने पड़ेंगे उनको और उसको एनर्जी भी चाहिए है पूरी मेटाबॉलिज्म के लिए. तो यहाँ पर इन चीजों की डबलिंग भी होती है और सिंथेसाइज करते हैं स्पिंडल फाइबर, एस्टर रेज फॉर द एक्टिव मेटाबॉलिज्म ऑफ द नेक्स्ट माइटोटिक डिवीजन. ठीक है? एंड द टाइम ड्यूरेशन फॉर G2 फेज इट इज 2 to 5 आवर. दिस इज अगेन आपको याद होना चाहिए. यहाँ पे 2 to 5 आवर लगता है, यहाँ पे 6 आवर्स लगते हैं, ठीक है? और यहाँ पर 8 आवर्स लगभग लगते हैं. तो दिस इज द टाइम फ्रेम, ठीक है? यस. नाउ माइटोटिक फेज. अब हम एम फेज में आ गए हैं, ठीक है? माइटोटिक फेज क्या होता है? पूरे G1, S और G2 के बाद जो नेक्स्ट फेज आ गया, दैट इज नोन एज माइटोटिक फेज. इंटरफेज इज फॉलोड बाय mitotic phase. During mitotic phase, the already duplicated chromosomes are equally distributed to the daughter cell. जो डुप्लीकेट कर दिया था क्रोमोसोम्स ने, वो दोनों ही डॉटर सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, विच कंटेन एग्जैक्टली द सेम हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन एज द पेरेंट सेल. सेम इसीलिए कहा जाता है बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं थ्रू माइटोसिस. दो द अदर सेल कंपोनेंट्स organelle and also molecules are also divided approximately equal between the daughter cell but not as precisely as DNA. उनका भी आपको पता है ना, G2 में सारे ऑर्गेनेलीज का भी डुप्लीकेशन हुआ था, कंपोनेंट्स का भी डुप्लीकेशन हुआ था, तो वो भी ऑलमोस्टली बराबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन जितना डीएनए प्रिसाइजली डिस्ट्रीब्यूट होता है उतने नहीं होते. उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन डीएनए बिल्कुल प्रिसाइजली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है विद इन 2 डॉटर सेल्स. After mitosis is over, the daughter cell enter in G1 phase again in the next cell cycle. Okay? I hope ये सारे के सारे phases आपको सेल साइकिल के सारे phases आपको अब क्लियर हो गए होंगे. So now come to the mitosis. Mitosis जो है वो सबसे पहले एक जर्मन साइंटिस्ट स्टास वर्कर ने डिस्क्राइब की थी 1875 में, और ये जो टर्म है माइटोसिस वो फ्लेमिंग ने दिया था. वॉल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में सबसे पहले टर्म दिया था. तो अगर टर्म की बात आती है तो फ्लेमिंग का नाम आएगा, और किसने डिस्क्राइब की थी तो इन जर्मन साइंटिस्ट का नाम आएगा. ठीक है? इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सेल डिवीजन इन यूकैरियोट्स दैट टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल्स. सोमैटिक सेल्स मीन्स ऑल द सेल्स अदर देन जर्म सेल्स. जर्म सेल्स के अलावा जो भी सेल्स हैं वो सोमैटिक सेल्स होते हैं बॉडी के, और इसीलिए हम माइटोसिस को सोमैटिक डिवीजन भी कहते हैं. ठीक है? सोमैटिक डिवीजन भी कहते हैं. हाउएवर इन गोनाड्स इट अकर इन अनडिफरेंशिएट जर्म सेल्स. जर्म सेल के अलावा जो सेल्स होते हैं वहां पर गोनाड्स में ये हो सकते हैं, लेकिन जर्म सेल्स में तो मियोसिस ही होगी, ये तो आपको पता ही है. इन प्लांट्स इट टेक्स प्लेस इन द मेरिस्टेमेटिक सेल्स. प्लांट्स में कहाँ होते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स में होते हैं. क्या?
माइटोसिस. ओके, द ड्यूरेशन ऑफ माइटोसिस जो है वो 30 मिनट से लेके 3 आवर्स तक का ड्यूरेशन है. क्या ड्यूरेशन है? 30 मिनट से लेकर 3 आवर्स. 3 आवर टोटल टाइम माइटोसिस में जो लगता है वो ये है. ये ड्यूरेशन कभी कभी आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं तो आपको ड्यूरेशंस याद रखने हैं. टर्म किसने दिया है ये भी याद रखना है. किस तरीके की सेल्स में माइटोसिस डिवीजन होते हैं. यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस ये भी आपको पता होना चाहिए. ओके, सो माइटोसिस इज डिफाइंड एज अ डिवीजन ऑफ पेरेंट्स इनटू, कैसे क्या इसको क्या डेफिनेशन आ रही है माइटोसिस की? इट इज द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल with a nucleus having the same amount of DNA and same kind of chromosome as the hereditary instruction as the parent cell. Same kind का DNA रहेगा, ठीक है, और 2 आइडेंटिकल सेल्स बनेंगे जिस तरीके के डिवीजन में, दैट इज नोन एज माइटोसिस. देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन. इसको इसीलिए इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है. ठीक है, देयर आर 2 मेन इवेंट्स involved in mitosis. First is karyokinesis and another one is cytokinesis. ठीक है, जब न्यूक्लियर डीएनए का डिवीजन होगा उसको हम बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस. जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो हम उसको क्या टर्म दे रहे हैं? साइटोकाइनेसिस. ओके, सो फर्स्ट इज योर कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस जो है इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैनी क्रोमोसोम. इट कैन फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरी. फर्स्ट prophase, then metaphase, followed by anaphase and the last one is telophase. 4 हैं, चारों में उनको डिवाइड किया जाता है. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. इनको 1 by 1 हम डिस्कस करते हैं. यस, सो दिस इज द चार्ट जिसमें हमें बहुत अच्छे से सारी की सारी स्टेजेस बताई हुई हैं माइटोसिस की. वो एक बार यहाँ पर देखते हैं. देखिए, अगर ये एक पूरी सेल है, इस स्लाइड को बहुत अच्छे से समझेंगे सारे बच्चे. ये एक पूरी की पूरी सेल है. ये है हमारा न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियस के अंदर ये इंटैक्ट न्यूक्लियर एनवेलप हमारे को दिखाई दे रहा है और अंदर जो है क्रोमोसोम है वो कंडेंस हो गए हैं. कंडेंसिंग क्रोमोसोम्स विद 2 क्रोमेटिड. देखिए 2 क्रोमेटिड यहाँ पर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं ना. एक ये रहा और एक ये रहा. ठीक है, अच्छा, देयर इज अ टर्म. अगर किसी भी सेल के अंदर यहाँ पर अगर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है डीएनए का, that time we can call it chromatin. Chromatin. जब ये फाइब्रस स्ट्रक्चर है, बिल्कुल फाइबर जैसा स्ट्रक्चर है, तब हम इसे क्रोमेटिन टर्म देते हैं. ठीक है, जब ये थिक हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, दैट उस टाइम पर हम इसे बोलते हैं क्रोमोसोम. ठीक है, और ये बिल्कुल एम फेज से पहले ही होते हैं. नॉर्मली सेल में ये क्रोमेटिन के फॉर्म में ही और जब क्रोमोसोम्स भी 2 क्रोमेटिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि वो बीच में जुड़े रहेंगे काइनेटोकोर से, और जब वो 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट टाइम वी कैन कॉल इट क्रोमेटिड्स, जो कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है. देखिए ये क्रोमेटिड्स हैं, एक ये रहा और एक ये रहा. ओहो, ये ठीक है, ये एक ये रहा, ये रहा. ठीक है, तो जब ये सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवीजन के लिए, तो यहाँ पर देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है और उसके अंदर जो ये क्रोमेटिन थे वो कंडेंस होना शुरू हो गए एंड इट कैन कन्वर्ट इनटू क्रोमोसोम्स विद 2 क्रोमेटिड्स हेल्ड टुगेदर एट काइनेटोकोर. काइनेटोकोर से जहां पर जुड़े हुए हैं, सो ये 2 क्रोमेटिड्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं. एंड प्रोफेज में और क्या हो रहा है, क्योंकि प्रोफेज में क्या कर रही है, सेल अपने आप को तैयार कर रही है फॉर डिवीजन. तो जो साइटोप्लाज्म में यहाँ पर स्पिंडल फाइबर जनरेट, बाइपोलर स्पिंडल फाइबर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, तो इतना काम हुआ प्रोफेज में. अब प्रोफेज के बाद सेल चली गई प्रोमेटाफेज में. मेटाफेज से जो पहले वाला स्टेज है और जो प्रोफेज के बाद वाला स्टेज है, दैट वी कैन कॉल प्रोमेटाफेज. अब प्रोमेटाफेज में क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर जो एनवेलप था, ये जो न्यूक्लियर एनवेलप था, ये धीरे 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 फ्रेगमेंटेड हो जाता है, टूटने लगता है. देखिए टूटने लगता है और जो क्रोमोसोम्स हैं, जो क्रोमेटिड्स से जुड़े हुए हैं, वो फ्री हो जाते हैं काइनेटोकोर से. देखिए ये फ्री हो जाते हैं, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स डेवलप होने लगती हैं, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स डेवलप होने लगती हैं और स्पिंडल जो फाइबर हैं वो अपने अपने पोल की तरफ मूव कर जाती हैं. देखिए ये यहाँ मूव कर जाएगा और ये यहाँ मूव कर जाएगा, अपोजिट साइड में मूव कर जाते हैं.
ये प्रोमेटाफेज है। और ये जो है ये बिल्कुल इक्वेटर पर आना शुरू हो जाते हैं हमारे क्रोमोसोम्स इन मेटाफेज। और मेटाफेज में ये पूरी तरीके से यहाँ पर सेंटर में आ जाते हैं, इक्वेटर पर लग जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पर इसे बोला जाता है स्टेशनरी क्रोमोसोम अलाइंड एट द इक्वेटर ऑफ स्पिंडल। ठीक है, और पूरी तरीके से जो है हमारी न्यूक्लियर एनवेलप जो था इसका पूरी तरीके से जो फ्रेगमेंटेड हो रहा था वो हट जाता है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स स्पिंडल अच्छे से बना लेते हैं, काइनेटोकोर और माइक्रोट्यूब्यूल से सेंटर से जुड़ने लगते हैं। ये होता है हमारा मेटाफेज में। And then after metaphase there is the last term, another phase, not the last but another phase known as anaphase. Anaphase में देखिए क्या हो रहा है, जो क्रोमेटिड्स थे वो सेपरेट आउट हो जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स पुल टुवर्ड्स द पोल, पोल की तरफ खिंचना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये उधर खिंचा, ये अपोजिट डायरेक्शन में खिंचा। शॉर्टनिंग ऑफ काइनेटोकोर, काइनेटोकोर छोटा होने लगता है, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स तभी तो खिंचेगा वो, है ना, वी शेप में आ जाएगा और खिंच जाएगा। इंक्रीजिंग सेपरेशन ऑफ द माइक्रो पोल्स। आफ्टर दैट टीलोफेज। टीलोफेज में क्या हुआ था, टीलोफेज इज जस्ट अपोजिट टू द प्रोफेज। प्रोफेज में गायब होना शुरू हो रहा था, टीलोफेज में दोबारा सिंथेसिस होना शुरू हो जाएगा। किस चीज का, जो जो यहाँ पर गायब होना शुरू हुआ था, लाइक योर न्यूक्लियर एनवेलप, है ना, न्यूक्लियर एनवेलप वहां पे फ्रेगमेंटेड होना शुरू हुआ था, यहाँ पर रीफॉर्म होना शुरू हो जाता है अराउंड द सेल, क्योंकि सेपरेट आउट तो कर दिए हैं क्रोमेटिड्स को। ठीक है, और ये जो फाइबर्स बहुत ज्यादा बन रहे थे ये गायब होना शुरू हो जाते हैं। सो दिस अकर इन टीलोफेज एंड आफ्टर दैट द लास्ट साइटोकाइनेसिस। जब न्यूक्लियर डिवीजन हो गया है, मींस कैरियोकाइनेसिस हो गई है, उसके बाद जो ये हमारा साइटोप्लाज्म था इसका डिवीजन हो जाता है। जब इस साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है देन अ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग क्रिएट क्लीवेज, और यहाँ से सेल टूटकर एक सेल से दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ माइटोटिक डिवीजन। ओके, सो वन बाय वन हम इसको डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट इज प्रोफेज। प्रोफेज में क्या हुआ था, क्या हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया, थिकनिंग एंड कॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम अकर। ठीक है, क्रोमेटिन जो थिन फाइबर थे, क्रोमेटिन ग्रेजुअली कंडेंस होंगे इनटू वेल डिफाइंड क्रोमोसोम, ईच कंसिस्टिंग ऑफ टू आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड। दो आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो क्रोमेटिन फाइबर बिल्कुल फाइन फाइबर की फॉर्म में इस तरीके से दिख रहे थे, इस तरीके जो दिख रहे थे वो कन्वर्ट हो जाते हैं कुछ इस तरीके से, और ये यहाँ पर सेंटर से जुड़े हुए रहते हैं, है ना, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं। क्रोमेटिन टू आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, द न्यूक्लियोलस अ राउंडेड स्ट्रक्चर विद इन द न्यूक्लियस श्रिंक, न्यूक्लियोलस श्रिंक होगा। ठीक है, एंड डिसअपियर एज डज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाएगा, और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी ये देखिए फ्रेगमेंटेशन शुरू हो गया है ना, ये क्योंकि इस तरीके से दिख रही है हमको, है ना, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी और न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द प्रोफेज इज मार्क्ड बाय अ ग्रुप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स टू फॉर्म स्पिंडल। स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन शुरू हो जाता है एट द एंड ऑफ प्रोफेज। क्रोमेटिड्स विल अटैच टू दिस स्पिंडल्स, क्रोमेटिड जो हैं वो इन स्पिंडल फाइबर्स, ये जो दिख रहे हैं, इनके साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं। Chromatin will attach with this spindle and pull apart, ensuring that each daughter cell has an identical and complete set of chromosome. The prophase is a long and complex, and it lasts for about 50 minutes. Long process होता है और इसमें total 50 minutes का time लगता है प्रोफेज में। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जो थिन क्रोमेटिन फाइबर्स थे इट गेट कन्वर्ट इनटू थिक क्रोमोसोम्स और यू कैन से सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, एंड स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन अकर, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गेट्स डिसअपियर, और स्पिंडल फाइबर से जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो उसके साथ अटैच हो जाते हैं और सेपरेशन होना शुरू करने की प्रोसेस शुरू होती है। जस्ट मेक श्योर कि बराबर और इक्वल क्रोमोसोम दोनों सेल्स के पास हों। दोनों सेल्स तो अभी नहीं हुई हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जो दोनों क्रोमेटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, वो इक्वली अटैच्ड हुई है, राइट। नेक्स्ट इज योर मेटाफेज। मेटाफेज
is preceded by prophase and followed by anaphase. प्रोफेज के बाद और एनाफेज से पहले का जो स्टेप है दैट इज मेटाफेज. ऑल द क्रोमोसोम अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट. सेंटर में इसको, जहां सेंटर में इक्वेटर में ये सेटल होते हैं, इसको मेटाफेज प्लेट भी बोलते हैं. तो यहाँ पर सारे के सारे जो क्रोमोसोम है वो अरेंज हो जाते हैं. एट दिस स्टेज 2 काइनेटोकोर्स ऑफ ईच क्रोमोसोम शुड अटैच टू द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट स्पिंडल पोर. अपोजिट साइड की जो स्पिंडल पोर है वो उसके साथ अटैचमेंट प्रॉपर तरीके से हो जाता है और जो अलाइन हो जाते हैं वो इक्वेटर पर क्रोमोसोम्स जाकर अलाइन हो जाते हैं. सॉरी. नेक्स्ट इज योर एनाफेज. इन एनाफेज द सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड आर पुल्ड टुवर्ड्स द अपोजिट एंड ऑफ द सेल. अपोजिट एंड्स के साथ पुल करने लगते हैं इन एनाफेज. द प्रोटीन glue act as a glue that hold the sister chromatid together. इस तरीके से उससे चिपक जाती है कि वो पूरी तरीके से इसको अपनी तरफ खींच लेती है towards opposite pole. Each is now its own chromosome. The chromosome of each pair are pulled towards opposite end of the cell. Microtubules जो हैं not attached to the chromosome, elongated and push apart. जो नहीं होती वो भी पीछे की तरफ खींचते हैं. एंड सेपरेटिंग द पोल्स एंड मेकिंग द सेल लॉन्गर. वो जब पीछे की तरफ खींचते हैं तो जो सेल है उसका साइज थोड़ा सा लंबा ओवल शेप की हो जाती है उस टाइम पर. ठीक है. ड्यूरिंग टीलोफेज, नेक्स्ट फेज इज योर टीलोफेज. ड्यूरिंग टीलोफेज द इफेक्ट ऑफ प्रोफेज, प्रोमेटाफेज एंड मेटाफेज रिवर्स. क्या होगा इसमें? क्रोमोसोम रीच टू द अपोजिट पोल. दोनों अपोजिट पोल पर चले गए. ठीक है. सिस्टर क्रोमेटिड्स अपोजिट पे चले गए हैं और हर एक में क्या है? ईच सेट ऑफ क्रोमेटिड. द न्यूक्लियोलाई रीअपियर. न्यूक्लियोलाई दोबारा से अपीयर हो रही है, उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अपीयर होगी, है ना. द क्रोमोसोम बिगेन टू डीकंडेंस. क्रोमोसोम जो है वो डीकंडेंस होना शुरू होंगे बैक इनटू द एक्सटेंडेड क्रोमेटिन. क्रोमेटिन फाइबर जैसे हो जाएंगे, है ना. एंड दैट इज प्रेजेंट ड्यूरिंग इंटरफेज. जो इंटरफेज में तो क्रोमेटिन फाइबर की तरह रहते हैं. द माइटोटिक स्पिंडल इज डिसअपियर. जो माइटोटिक स्पिंडल इनको बनने के लिए बने हुए थे, खींचने के लिए, वो डिसअपियर हो जाते हैं. एंड रिमेनिंग स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स आर डीपॉलीमराइज्ड. टीलोफेज अकर फॉर अप्रोक्सीमेटली 2% ऑफ द सेल साइकिल. सेल साइकिल का जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है उसका 2% टाइम ही केवल टीलोफेज में लगता है. आफ्टर दैट जब कैरियोकाइनेसिस हो गई है, दोनों अपोजिट पोल पर चले गए हैं, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है. दैट इज नोन एज साइटोकाइनेसिस, मींस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. इट एनक्लोज द डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बाय कैरियोकाइनेसिस इन सेपरेट सेल एंड दस कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. पहले कैरियोकाइनेसिस होगा फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस और उसके बाद कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस सेल डिवीजन का. ओके. सो साइटोकाइनेसिस is signaled at the metaphase by cytoplasmic movement that bring about equal distribution of mitochondria and other organelle into two half of the cell. ठीक है. तो उसी टाइम पर जब साइटोकाइनेसिस शुरू हो रही होती है, मेटाफेज चल रहा होता है, उसी टाइम पर क्योंकि श्रिंक होना शुरू हो गई होती है, क्रोमोसोम बढ़ ही रहे होते हैं, तभी जो है डिफरेंट जो ऑर्गेनेलीज हैं वो भी इक्वली, ऑलमोस्ट इक्वली दोनों टुवर्ड्स अपोजिट साइड पर ऑर्गेनेलीज भी 2 हाफ्स में बटना शुरू हो गए होते हैं. ठीक है. सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? तो ये जितने भी स्टेप थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, एंड कलेक्टिवली वी कैन कॉल इट कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये क्यों होती है? जस्ट टू मेंटेन द साइज. Mitosis help maintaining the size of a cell. ठीक है. A cell when full grow divide by mitosis instead of growing further. दोबारा ग्रो नहीं करती, वो डिवाइड हो जाती है. ठीक है. ग्रोथ. A fertilized egg develop into embryo and finally into adult. फर्टिलाइजेशन के बाद सेल की डिवीजन कैसे होगी? वो तो माइटोटिक डिवीजन से ही होगी ना. जो टिश्यू बन रहे हैं वो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन से ही होती है. ठीक है. मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. ठीक है. सो मेंटेनेंस ऑफ साइज, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर अकर विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस ओनली. Okay, mitosis keep the number of chromosome equal in all cells of an individual. Thus, mitosis provide a complete set of genetic information in each cell since DNA is duplicated in S cell prior to mitosis. पहले ही वो
आपको पता ही है सेल में डुप्लीकेशन हो ही गया था, तो वो इक्वली डिवाइड होता है और वो क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो मेंटेन करके रखता है हर स्टेज पर, मतलब वन प्रोजेनी टू नेक्स्ट प्रोजेनी। तो मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर। रिपेयर, this is the another significance, mitosis provide new cells to replace the old one, है ना। हीलिंग एंड रीजनरेशन, ये हमने पहली स्लाइड में भी डिस्कस किया हुआ था। माइटोसिस प्रोड्यूस न्यू सेल्स, जब भी कोई सेल कटेगी फटेगी, रिपेयरिंग होनी है, हीलिंग होनी है, रीजनरेशन होना है, वहां पर भी माइटोसिस होती है। रिप्रोडक्शन, माइटोसिस ब्रिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, वहां पर रिप्रोडक्शन का जरिया ही क्या होता है, माइटोसिस होती है, जहां पर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। एविडेंस ऑफ सब बेसिक रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, माइटोसिस बीइंग essentially similar to many kinds of organisms support the basic relationship of लिविंग थिंग्स। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका सिग्निफिकेंस है, प्रोसेस है। तो अभी इस स्लाइड में हमने क्या देखा, इस लेक्चर में हमने सेल साइकिल देखा। सेल साइकिल, सेल रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। ए सेक्चुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्चुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, ठीक है। ए सेक्चुअल की हमने डिफरेंट टाइप डिस्कस किए, ठीक है। बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, उसको हमने यूनिट 1 में भी ऑल दो डिस्कस किया हुआ है, लेकिन यहाँ भी डिस्कस किए। देन हमने माइटोसिस डिस्कस की, ठीक है। माइटोसिस वी फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, एंड उनके कैरियोकाइनेसिस के सारे स्टेप्स हमने डिस्कस किए। सो आई होप दीज ऑल द स्टेप्स आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। इफ यू स्टिल हैव अ क्वेरी और कोई डाउट है, देन प्लीज राइट इट इन कमेंट बॉक्स एंड वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।